हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? सेक्शन नंबर 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट विच इज़ अबाउट डिवोर्स। ठीक है, तो आज हम क्या स्टडी करेंगे? डिवोर्स करेंगे। बट लेट मी जस्ट टेल यू, डिवोर्स आपका बहुत ही लंबा सेक्शन है। सी सेक्शन नंबर 13 का सब सेक्शन 1, इसके फिर सब क्लोजेस दिए हुए हैं। सी 7 इसके ग्राउंड्स हैं, देन एक्सप्लेनेशन, फिर ये 1A है एंड देन सबसेक्शन 2 है। ठीक है, ये बहुत ही लंबा सेक्शन है आपका और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सेक्शन नंबर 13 जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2। 2 सेक्शन है इसके, 1 एंड 2। सेक्शन नंबर जो 1 है ये है आपका जेंडर न्यूट्रल सेक्शन है, सब सेक्शन है। इसमें क्या है, आइदर पार्टी, हस्बैंड और वाइफ, दोनों में से कोई भी पिटीशन फाइल कर सकता है फॉर द डिक्री ऑफ डाइवोर्स बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। बट जो सब सेक्शन 2 है इसमें सिर्फ क्या है, वाइफ फाइल कर सकती है डिक्री ऑफ डाइवोर्स की पिटीशन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। इसमें सबसेक्शन 1 में जो ग्राउंड्स मेंशन्ड है आपके, कितने ग्राउंड्स दिए हुए हैं? टोटल 7 है। 7 में से आप देखेंगे आपका जो क्लोज 4 है वो मिसिंग है। यहाँ पर ये देखो, ये आपका क्लोज जो 4 है ये मिसिंग है, ये ओमिटेड है, ये आपको नहीं करना, तो आपके टोटल 6 ही बन जाते हैं। ठीक है, देन एक्सप्लेनेशन आएगी, देन 1A है एंड ये जो है सबसेक्शन 2, इसमें आपके वाइफ को एडिशनल 4 ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिनके बेसिस पर वो कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकती है। वाइफ क्या है, जो इसको सबसेक्शन 1 में ग्राउंड्स दिए हुए हैं जो दोनों ही पार्टी के लिए अवेलेबल हैं, प्लस में दीज 4 ग्राउंड्स, जिसमें जो भी ग्राउंड उसको जिस ग्राउंड में वो फुलफिल होती है कि भाई उसके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है जो कि इन ग्राउंड्स में आ जाता है, फिट हो जाता है, उन बेसिस पर वो कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकती है फॉर द डिक्री ऑफ डिवोर्स। ठीक है, अच्छा, हम इस सेक्शन को पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। एक लेक्चर में इस सेक्शन को कवर करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा जो कि आप लोगों के लिए देखना, पढ़ना और ग्रैब करना, दैट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। आज के पार्ट में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसका सब क्लोज 1 करेंगे। ठीक है, तो देखो पढ़ लेते हैं। सेक्शन 13 डिवोर्स क्या कहता है, एनी मैरिज, कोई भी मैरिज जो सोलेमनाइज हुई है, कब हुई है सोलेमनाइज, वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि डिवोर्स के लिए वही पिटीशन फाइल होंगी जो मैरिज इस एक्ट के आने के बाद सोलेमनाइज हुई है। नहीं, जो मैरिज इस एक्ट के आने से पहले भी सोलेमनाइज हो चुकी हैं और बाद में हुई है वो तो ऑब्वियसली करेंगी ही करेंगी। ऐसी कोई भी मैरिज जो बिफोर और आफ्टर द सोलेमनाइजेशन, एनी मैरिज विच इज सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, मे ऑन अ पिटीशन प्रेजेंटेड बाय, पिटीशन कौन प्रेजेंट करेगा, आइदर हस्बैंड और वाइफ, जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, दोनों को ही राइट दिए हुए हैं कि भाई कोई भी ऐसा ग्राउंड है जिसकी वजह से उनकी मैरिज अच्छे से नहीं चल पा रही है तो दे में फाइल है पिटीशन for dissolving their marriage by a decree of divorce on the ground that the other party, कि भी other party ने ये चीज़ें उनके साथ की है on the basis of which they cannot live together and they want the petitioner has come before the court to obtain the decree of divorce on the basis of these grounds। ठीक है, तो आज हम सिर्फ यही करेंगे। क्लोज 1, क्लोज 1 क्या कहता है, हैज़ आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज, कि भाई मैरिज सोलमनाइज हो जाने के बाद, कब, बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और बोथ, चाहे वो कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट से बिफोर मैरिज सोलमनाइज हुई है या आफ्टर हुई है, इन दोनों ही केसेस में कोई भी पार्टी, मेल और फीमेल, आइदर हस्बैंड और वाइफ, दे हैड वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स, वॉलंटरी मीन्स कंसेंसुअल किया उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस, यानी कि आउट ऑफ द वेडलॉक जाकर उन्होंने वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। ठीक है, तो ये एक ग्राउंड है किस चीज़ का, डिवोर्स का। पिटीशन फाइल कर सकती है कोई भी पार्टी
और मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है और क्या ले सकती है, डिक्री ऑफ डिवोर्स ले सकती है। इसको थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे पढ़ लेते हैं। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 किस चीज़ का है, डिवोर्स का है। ठीक है, डिवोर्स को हम हिंदू लॉ के अंडर किस तरह से डिस्कस करेंगे, देखो ये कुछ इस तरह से डिस्कस होगा, ये 4 पॉइंट्स में डिस्कस होगा। सबसे पहला है आपका फॉल्ट ग्राउंड्स, ठीक है, फॉल्ट ग्राउंड्स। सेकंड में आ जाएगा आपका ब्रेक डाउन ग्राउंड्स, ब्रेक डाउन ग्राउंड्स। थर्ड आपका आ जाएगा डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। फोर्थ आ जाएगा आपका कस्टमरी डिवोर्स, क्या आ जाएगा, कस्टमरी डिवोर्स और डिवोर्स अंडर स्पेशल लॉज, ठीक है। कस्टमरी डिवोर्स और डिवोर्स अंडर स्पेशल लॉज, ये डाइवोर्स को आप इन 4 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। फॉल्ट ग्राउंड्स में क्या है, थोड़ा सा तो हम पढ़ आए हैं। फॉल्ट ग्राउंड्स में क्या है, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2। तो किसकी फॉल्ट किसकी होगी, या तो हस्बैंड की होगी या फिर वाइफ की होगी। सेक्शन नंबर 13(1) में क्या है कि भाई ग्राउंड्स ऑन विच आइदर पार्टी में ऑब्टेन डाइवोर्स, ठीक है। तो फॉल्ट ग्राउंड्स में क्या आ गया कि भाई कोई भी पार्टी, फॉल्ट ग्राउंड्स में क्या है, ये जो सेक्शन नंबर 13 में सब सेक्शन 1 और 2 दिए हुए हैं, ये सारे फॉल्ट ग्राउंड्स ही हैं, ठीक है। इसमें आइदर पार्टी में ऑब्टेन डाइवोर्स एंड इसमें ओनली वाइफ में ऑब्टेन डिवोर्स, ठीक है। ब्रेक डाउन डिवोर्स में क्या है, ब्रेक डाउन में क्या है कि भाई दोनों पार्टी की मैरिज हो चुकी है, बट मैरिज होने के बाद भी एक बहुत ही लंबे पीरियड से कंटिन्यूसली वो एक दूसरे से अपार्ट है, रह ही नहीं रहे हैं और उनके लिटिगेशन पे लिटिगेशन चल रहे हैं। कोई ऐसे चांस नहीं लगते कि भाई वो दोबारा से रिज्यूम हो सकती है उनकी मैरिज, और काफ़ी लंबे टाइम से जो है सेपरेटेड है एक दूसरे से, कोई इमोशनल कांटेक्ट नहीं है, किसी भी तरह का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, कोई भी अपनी ड्यूटी को नहीं फुलफिल कर रहा है। तो यानी कि उनकी मैरिज एक डेडलॉक बन चुकी है। तो उन बेसिस पर जो है वो ब्रेक ही हो चुकी है मैरिज, तो उन बेसिस पर कोर्ट जो है डिवोर्स ग्रांट कर देती है। म्यूचुअल कंसेंट में क्या है कि भाई दोनों ही पार्टी कोर्ट के सामने जॉइंटली पिटीशन फाइल करते हैं टू ऑब्टेन द डिवोर्स, कि भाई दोनों को ही लगता है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे और उनकी जर्नी अब आगे नहीं बढ़ सकती, तो दे मे कम बिफोर द कोर्ट एंड फाइल द पिटीशन जॉइंटली टू ऑब्टेन द डिवोर्स। ये कस्टमरी डिवोर्स और डिवोर्स अंडर स्पेशल लॉस, इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि भाई किस किस तरह से कस्टमरी डिवोर्स हो सकता है, कि या फिर कोई ऐसे स्पेशल लॉ है जिसमें कि डिवोर्स हो सकता है पार्टीज के बीच में, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा 13 सबसेक्शन 1 क्लोज 1 कि भाई कोई भी पार्टी व्हाट आर दे डूइंग, वॉलेंट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स आउट ऑफ देयर वेडलॉक, ठीक है। तो इसको हम क्या टर्म देंगे, अडल्ट्री। इसको क्या टर्म देंगे हम, अडल्ट्री। कि भाई ऐसा कोई भी पार्टी जो अडल्ट्री करता है वो दूसरा पर्सन यानी कि पिटिशनर फाइल कर सकता है पिटीशन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ टू ऑब्टेन द डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज द ग्राउंड, ठीक है। अब अडल्ट्री जो है ये सिर्फ डिवोर्स का ही ग्राउंड नहीं है, ये जुडिशियल सेपरेशन का भी ग्राउंड है। अगर पार्टी को लगता है कि भाई दूसरे आपके हस्बैंड ने या वाइफ ने अडल्ट्री कमिट करी है, ठीक है, तो इट्स नॉट ओनली अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, इट्स अ ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन ऑल्सो। जुडिशियली भी सेपरेट हो सकती हैं पार्टीज इस ग्राउंड के बेसिस पर, ठीक है। अब देखो एडल्ट्री को अगर हम डिफाइन करने चलें मैट्रिमोनियल लॉ और क्रिमिनल लॉ में, तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी। मैट्रिमोनियल लॉ में, मैट्रिमोनियल और क्रिमिनल लॉ, क्या इसकी अलग अलग डेफिनेशन है इन दोनों ही लॉज में, तो वी वुड से यस। मैट्रिमोनियल लॉ में क्या है, अडल्ट्री में बी डिफाइंड एज कंसेंसुअल, consensual, this term is very much important, consensual sexual intercourse between a married person, between a married person
and a person of the opposite sex. ठीक है, आया समझ में? एंड नॉट द अदर स्पाउस ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज. जब आपकी मैरिज सबसिस्ट कर रही थी तो किसी भी पार्टी ने कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है. ठीक है, किस किसके बीच में हुआ है? बिटवीन अ मैरिड पर्सन एंड ए पर्सन ऑफ ऑपोजिट सेक्स. ठीक है, नॉट द अदर स्पाउस ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज. क्रिमिनल लॉ में कोई डेफिनेशन है? एट प्रेजेंट नहीं है. जब से BNS 2023 आया है तब से अडल्ट्री को कोई ऑफेंस क्रिमिनल लॉ में नहीं माना जाता. इससे पहले माना जाता था जब हमारा IPC था, उसमें सेक्शन 497 में ये एक पनिशेबल ऑफेंस था. ठीक है, ये डिवोर्स का ग्राउंड तो था ही था, प्लस में ये एक क्या था, क्रिमिनल ऑफेंस भी था जिसमें कि पनिशमेंट भी दी जाती थी. 2 years की पनिशमेंट थी. ठीक है, बट अब जब से BNS 2023 आया है, इसको जो है अब अडल्ट्री एक ऑफेंस नहीं रहा है. ऐसी कौन सी जजमेंट थी जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई ये एक ऑफेंस नहीं रहा है? तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जोसेफ, JOSEPH, जोसेफ शाइन, SHINE, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस जजमेंट में ये कहा था कि जो अडल्ट्री है, दिस इज नो मोर एनी ऑफेंस. ये क्या है? इट इज मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी एंड इट इज वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एंड दिस प्रोविजन इट यूज टू ट्रीट अ मैरिड वुमेन एज प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड. दैट इज वाई इट वॉज कंसिडर्ड एज वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड इट हैज़ बीन स्ट्रक डाउन. ठीक है, तो इसीलिए अडल्ट्री को अभी कोई ऑफेंस नहीं माना जाता और BNS 2023 में भी इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है. ठीक है, इतना आ गया समझ में? मैट्रिमोनियल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में क्या अडल्ट्री का क्या स्टैंड है दोनों ही लॉज में. अच्छा, अब आ जाते हैं इसके असेंशियल एलिमेंट्स पे. इसके अडल्ट्री के क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स है? असेंशियल एलिमेंट्स, इसके 2 ही असेंशियल एलिमेंट्स हैं. कौन कौन से हैं? देखो, वन इज कि भाई एक वैलिड मैरिज सबसिस्ट होनी चाहिए. सबसिस्ट, एक वैलिड मैरिज सबसिस्ट करे. और सेकंड क्या है? सेकंड है कि भाई कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए. ठीक है, बिटवीन अ मैरिड पर्सन एंड द पर्सन ऑफ ऑपोजिट सेक्स. ठीक है, समझ में आया? ये 2 एसेंशियल है. अगर आपकी जिस टाइम कोई भी पार्टी, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है आउट ऑफ द वेडलॉक, अगर उस टाइम पर उनकी वैलिड मैरिज नहीं है तो अडल्ट्री का ग्राउंड नहीं बनता फॉर ऑब्टेनिंग अ डिक्री ऑफ डिवोर्स. ठीक है, अगर दोनों ही पार्टी में से अगर कोई भी, मतलब जो भी अडल्ट्री कर रहा है, अगर उनकी कंसेंट नहीं है तब भी अडल्ट्री का ग्राउंड नहीं बनता फॉर ऑब्टेनिंग अ डिक्री ऑफ डिवोर्स. ठीक है, ये 2 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए. अच्छा, अब किन किन केसेस में आप कहेंगे कि अडल्ट्री नहीं हुई है? ऑब्वियसली जब ये दोनों ही ग्राउंड्स फुलफिल नहीं होंगे तो हम क्यों कहेंगे कि भाई अडल्ट्री कमिट हुई है. देखो, अगर कोई भी विमेन है, अगर उसका रेप हो गया है, इफ शी इज रेप्ड, इज इट अडल्ट्री? एंड इज इट अ ग्राउंड ऑफ टेकिंग डिवोर्स? नो, क्योंकि रेप में कभी भी कंसेंट नहीं होती विमेन की. ठीक है, रेप हमेशा फोर्सफुली होता है. और अडल्ट्री में क्या कहा गया है? अडल्ट्री को ग्राउंड तभी माना गया है जब वो कोई भी पार्टी कंसेंसुअली, यानी कि अपनी कंसेंट दे के सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है आउट ऑफ द वेडलॉक. ठीक है, अच्छा, ये तो एक ग्राउंड होगा कि जब अडल्ट्री क्या है, अडल्ट्री इज नॉट अ ग्राउंड फॉर टेकिंग डिवोर्स. सेकेंड क्या है? अगर
अगर पार्टी, दिस इज द फर्स्ट ग्राउंड, सेकंड है अगर कोई भी पार्टी आइदर हस्बैंड और वाइफ, अगर वो अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस 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 है, या फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग और लिकर है, और लिकर है, तो क्या हम कहेंगे कि उन्होंने अपनी कंसेंट दी है? जब वो अनकॉन्शियस है तो कंसेंट कैसे देंगे? देंगे ही नहीं। और अगर उन पे ड्रग या फिर लिकर का इतना इन्फ्लुएंस है कि उन्हें पता ही नहीं है सामने है कौन, तब भी क्या उनकी कंसेंट वैलिड मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। तो अडल्ट्री का ऑफेंस यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पर भी अडल्ट्री नहीं मानी जाएगी, और ये कोई ग्राउंड नहीं होगा डिवोर्स लेने का। ठीक है, यानी कि नो अडल्ट्री ओवर हियर। थर्ड पॉइंट क्या है, जब पार्टी यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं इन द बिलीफ दैट द अडल्टरर, जो अडल्टरर है वो क्या है, उनका स्पाउस है, जब उन्हें लग रहा है एक्चुअल में वो उनका स्पाउस नहीं है जिसके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, यानी कि अडल्टरर उनका स्पाउस नहीं है एक्चुअल में, बट उनको ऐसा बिलीफ है कि भी जिसके साथ वो इस तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, उनका स्पाउस है। तो इन दैट केस ऑल्सो देर विल बी नो चार्जेस ऑफ अडल्ट्री एंड दिस विल नॉट मेक द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। ठीक है, इतना आया समझ में? ठीक है, ओके। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने अडल्ट्री की डेफिनेशन कर ली मैट्रिमोनियल लॉ और क्रिमिनल लॉ में। ठीक है, तो उनका थोड़ा सा स्लाइटली जो डिफरेंस था वो भी कर लिया हमने, इसके असेंशियल एलिमेंट्स भी कर लिए, हमने ये भी देख लिया कि भाई ये कहाँ पर गिवन है, ये सेक्शन नंबर 13 के सब सेक्शन 1 में क्लॉज 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब आता है, अब आप एक बात बताओ, अडल्ट्री चाहे कोई पार्टी एक बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे, 4 बार करे, कितनी बार भी करे, अडल्ट्री तो हो गई ना। तो यानी कि अगर कोई सिंगल एक्ट भी हुई है अडल्ट्री की, दैट विल बी अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। यानी कि अगर सिंगल एक्ट भी पार्टी कर दे, सिंगल एक्ट करने के बाद कहे कि भाई ओह आई एम सॉरी, आई कमिटेड अ मिस्टेक, इट्स ऑन द अदर पार्टी टू टेक इट, टू फॉरगिव यू और नॉट। ठीक है, बट द वंस दिस एक्ट हैज़ बिन कमिटेड सिंगली, ठीक है, एक सिंगल एक्ट भी अगर कमिट हो चुकी है तो दैट हैज़ बिकम द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। इट्स ऑन द अदर पार्टी हाउ दैट पार्टी इज टेकिंग इट। ओके, एंड दिस इज फॉर द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन एज आई हैव टोल्ड यू। यानी कि जुडिशियल सेपरेशन में भी जरूरी नहीं है कि भी मल्टीपल एक्ट्स हो, अगर सिंगल एक्ट भी हुई है तब भी ये ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन बोथ। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अडल्ट्री के लिए हम क्या कह रहे हैं कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए। तो क्या ये ज़रूरी है कि भाई क्या ये ज़रूरी है टू प्रूव फुल फुल और पार्शियल पेनिट्रेशन? इज़ इट नेसेसरी टू प्रूव सो, कि भाई ये प्रूव ही करना है कि भाई देयर वाज अ फुल पेनिट्रेशन बिटवीन द पार्टीज और द पार्शियल पेनिट्रेशन बिटवीन द पार्टीज? इसमें ना थोड़ा सा इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सी, इंग्लिश लॉ तो क्या कहता है कि भाई देयर मस्ट एटलीस्ट बी पार्शियल पेनिट्रेशन फॉर द एक्ट ऑफ अडल्ट्री टू बी प्रूव्ड। इंग्लिश लॉ में पार्शियल पेनिट्रेशन होना चाहिए, बट इंडियन लॉ क्या कहता है, इट सीम टू बी द established position that actual penetration need not be proved। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई एक्चुअल पेनिट्रेशन हुआ ही है। ठीक है, पेनिट्रेशन इंग्लिश लॉ कहता है कि भी पार्शियल पेनिट्रेशन होना चाहिए फॉर द एक्ट ऑफ अडल्ट्री टू बी प्रूव्ड, बट इन इंडियन लॉ इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रूव द एक्चुअल पेनिट्रेशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जहाँ पर हम इस चीज़ को प्रूव ही नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह का रिलेशनशिप में हम कोई ऐसा आई विटनेस नहीं दे सकते या फिर ऐसा कोई प्रूव नहीं दे सकते जिससे कि हम एक्चुअल पेनिट्रेशन को प्रूव कर पाए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे आगे। देखो, अब देखो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, प्रूफ ऑफ एडल्ट्री, प्रूफ ऑफ अडल्ट्री एंड बर्डन ऑफ प्रूफ, एंड बर्डन ऑफ
प्रूफ। देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ तो इट इज़ वेरी मच क्लियर किस पर होगा, टू प्रूव दैट द रेस्पोंडेंट हैज़ कमिटेड अडल्ट्री, इट इज़ ऑलवेज ऑन द पेटिशनर। ये हमेशा पेटिशनर पर ही होगा कि भाई उसे क्या प्रूव करना है कि भाई रिस्पोंडेंट ने अडल्ट्री कमिट करी है। ठीक है, अब इसको जो ये बर्डन ऑफ प्रूफ है जो पिटिशनर के ऊपर है, ये इसको कैसे डिस्चार्ज करना है? क्या इसको ये डिस्चार्ज करना है बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स? बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, ऑल रीजनेबल डाउट्स, और मियर प्रिपोंड्रेंस ऑफ, प्रिपोंड्रेंस, प्रिपोंड्रेंस की क्या स्पेलिंग होगी? प्रिपोंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। क्या बर्डन ऑफ प्रूफ बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट से देना है, या फिर बाय मियरिंग प्रिपोंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज से भी ये प्रूव हो सकता है कि रिस्पोंडेंट ने अडल्ट्री कमिट करी है? देखो, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि भाई बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स हम ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट में दे सके जिससे कि ये प्रूव हो कि रिस्पोंडेंट और अडल्टरर के बीच में कोई रिलेशनशिप था। ठीक है, तो हमेशा प्रिपोंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ पर ही कोर्ट चलती है, क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन लॉ में या इंडियन सोसाइटीज़ में या कोई भी जैसे ह्यूमन रिलेशनशिप बनता है, इसका क्या एविडेंस है? कोई ले सकता है इस चीज़ का एविडेंस? ऐसा नहीं है कि भाई व्हेन दे आर मेकिंग द रिलेशनशिप सम आई विटनेस इज प्रेजेंट देयर एंड ही इज़ वॉचिंग यू। It is sufficient if somebody has seen you going with opposite sex, which is not your husband or wife, and you have stayed together in any room. That is sufficient. Okay, that would come under preponderance of probabilities. ठीक है, ये जो अडल्ट्री का प्रूफ मान लिया जाएगा अगर किसी पर्सन ने किसी भी मतलब कि हस्बैंड, अगर हस्बैंड है, हस्बैंड पिटिशनर है, उसने वाइफ को देखा है किसी और पर्सन के साथ जाते हुए, और उन्होंने एक होटल बुक किया है, वहाँ पर वो सेम रूम में रह रहे हैं। ठीक है, और ओवरनाइट स्पेंड करके इफ़ शी हैज़ कम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग टू द होम, तो दैट इज़ सफिशेंट कि भाई शी हैज़ कमिटेड अडल्ट्री। उसको ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। एंड द सेम इज़ एप्लीकेबल इन द केस ऑफ हस्बैंड। अगर वाइफ ने ऐसा देख लिया कि भाई हस्बैंड जो है हमेशा गर्ल्स के अराउंड ही रहता है एंड शी डजंट कम होम एट नाइट, ओके, और उसके पास से ऐसी कोई चीज़ें मिलती हैं विच इज़ विच आर रिलेटेड टू द गर्ल्स, तो दैट वुड बी अ वैलिड ग्राउंड और वैलिड प्रूफ विच इज़ सफिशेंट टू प्रूव द अडल्ट्री। ठीक है, अब देखो एक ऐसा ही एग्जाम्पल है, मान लो कि वाइफ जो है हस्बैंड के साथ सिर्फ 7 डेज ही रही है। ठीक है, एंड शी इज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ शी इज़ प्रेग्नेंट बाय मोर देन अ मंथ। ठीक है, हाउ एवर शी हैज़ स्पेंट ओनली 7 डेज विद द हस्बैंड, सो दिस इज़ अ क्लियर केस ऑफ अडल्ट्री। एंड एट द सेम टाइम वो डीएनए के लिए भी जो है शी इज़ रिफ्यूजिंग। हाउएवर उसका कम्प्लीटली राइट है डीएनए के लिए परमिशन देना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चाइल्ड की लेजिटिमेसी है उस पर क्वेश्चन क्रिएट करेगा। तो ये कम्प्लीटली वाइफ के ऊपर ही होता है, लेडी के ऊपर ही होता है कि वो डीएनए टेस्ट कराती है या नहीं कराती है। बट कहीं ना कहीं ये प्रिपोंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में चला जाएगा कि भाई शी हैज़ कमिटेड अडल्ट्री। ठीक है, क्योंकि विद इन 7 डेज में ही कोई भी लेडी जो है मोर देन 1 मंथ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है, अब देखो एविडेंस ऑफ चिल्ड्रन, क्या एविडेंस ऑफ चिल्ड्रन एप्लीकेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में? एविडेंस ऑफ चिल्ड्रन, एविडेंस ऑफ चिल्ड्रन कर रहे हैं हम। अब देखो कोई भी पार्टी है, इसमें केस था, केस नोट करो, केस है आपका रश्मि वर्सेस विजय, विजय VIJAY, विजय सिंह नेगी। 2007 का केस है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो चिल्ड्रन है वो कह रहे हैं कि भाई उनकी जो मदर है उनका एक इलिसिट रिलेशनशिप है। ठीक है,
उन्होंने जो चिल्ड्रन है वो एविडेंस दे रहे हैं कोर्ट में कि भाई दे हैव सीन देयर मदर विद सम अदर मैन, एंड जो उसका कंडक्ट है वो भी इतना रेप्रीहेंसिबल है कि भाई जो चिल्ड्रन है और मदर है दे आर कुकिंग देयर फूड सेपरेटली. However, they are living with her. Children are living with her. In after that also, the children are cooking their own food. ठीक है. And the wife, she is not coming home. The mother is, she is not coming home at right time. She is coming late by the night. Okay. And she is not taking the proper care of the children. She is not very much emotionally touched with their children, with her children. ठीक है. तो children, they are giving the evidence before the court कि जो वाइफ है, जो उनकी मदर है, उनका इलिसिट रिलेशनशिप चल रहा है किसी दूसरे पर्सन के साथ. तो इस एविडेंस पे भी जो है कोर्ट ने रिलाई किया था, रिलाई करके हस्बैंड को जो है डिवोर्स ग्रांट कर दिया था. तो यानी कि इसमें अभी देखो, हमने बर्डन ऑफ प्रूफ किया, उसमें मैंने आपको बताया कि भाई बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही प्रूव करना है या फिर प्रिपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे भी डिवोर्स मिल जाएगा, अडल्ट्री का ग्राउंड प्रूव हो जाएगा. तो ये उसी चीज़ का है, उसी चीज़ का पॉइंट है प्रिपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ का, कि भाई चिल्ड्रन ने उनको अडल्ट्री करते हुए नहीं देखा है, बट चिल्ड्रन ने क्या एविडेंस दी है कि भाई हम उनके साथ रह रहे हैं, बट स्टिल शी इज़ नॉट गिविंग अस फूड. ठीक है. वो हमें फूड नहीं देती, हमारा केयर नहीं करती, हमारे साथ कोई उनका इमोशनल टच नहीं है. ठीक है. तो इस ग्राउंड पर भी हस्बैंड को जो है डिवोर्स मिल गया था, क्योंकि हस्बैंड की तो एलिगेशन थी ही कि भाई वाइफ का इलिसिट रिलेशनशिप चल रहा है. तो अगर चिल्ड्रन भी इस तरह का एविडेंस दे देते हैं जो इसको फिल करता है, तो डिवोर्स ग्रांट कर देगी कोर्ट. ठीक है. अच्छा, देखो स्टूडेंट्स, हमने अडल्ट्री कर लिया है. अडल्ट्री में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे. ठीक है. सो अडल्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ा, देखो एक बार स्टार्टिंग से कर लेते हैं. हमने इसकी डेफिनेशन करी. डेफिनेशन के बाद हमने क्या किया, डिफरेंस किया मैट्रिमोनियल लॉ और क्रिमिनल लॉ में. ठीक है. उसके बाद हमने किया इसके असेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है. असेंशियल एलिमेंट्स के बाद कब अडल्ट्री प्रूफ नहीं होती है वो किया हमने. फिर हमने किया कि भाई पार्शियल एक्ट, पार्शियल पेनिट्रेशन और फुल पेनिट्रेशन होना ज़रूरी है या नहीं है, उस चीज़ का डिफरेंस किया. डिफरेंस किया किसके बीच में, इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ के बीच में किया, कि भाई इंग्लिश लॉ में पार्शियल पेनिट्रेशन होना ज़रूरी है, बट इंडियन लॉ में एक्चुअल पेनिट्रेशन का होना ज़रूरी नहीं है. उसके बाद हमने क्या किया, बर्डन ऑफ प्रूफ किया कि भाई किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है और अडल्ट्री को किस तरह से प्रूव किया जाता है, वो चीज़ हमने करी. उसके बाद में हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए इसी से ही रिलेटेड, बर्डन ऑफ प्रूफ से ही रिलेटेड, कि भाई प्रिपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे अगर अडल्ट्री प्रूव होती है तो भी कोर्ट जो है ग्रांट कर देगी डिक्री ऑफ डिवोर्स. ठीक है. टू आइदर पार्टी, जो भी पिटिशनर है, हस्बैंड है तब भी, वाइफ है तब भी, ये अडल्ट्री का ग्राउंड प्रूव होना चाहिए. ठीक है. तो अडल्ट्री में इतना ही पढ़ेंगे हम. एक बार उसमें देख लेते हैं. देखो ये आपको समझ आ गया था ना इतना. सेक्शन नंबर 13 किया है हमने डिवोर्स, इसका सबसेक्शन 1 तो कॉमन ही रहेगा. ठीक है. ये अलग अलग ग्राउंड्स दिए हुए हैं. ये ग्राउंड्स किस किस के लिए है, हस्बैंड के लिए भी है और वाइफ के लिए भी है. दोनों में से कोई भी पार्टी पिटिशनर हो सकते हैं, रिस्पोंडेंट कोई भी हो सकता है. आज हमने सिर्फ क्या किया है, अडल्ट्री का ग्राउंड किया है. जब दोनों ही पार्टी में से कोई भी पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, कैसा, वॉलंटरी होना चाहिए. ठीक है. अगर कंसेंसुअल नहीं होता, मैंने अभी बताया था ना कि फिर अडल्ट्री कब कब नहीं होगी, अगर पार्टी की कंसेंट नहीं है. कंसेंट कब नहीं होती, अनकॉन्शियस है, इन्फ्लुएंस में है किसके, ड्रग और लिकर के, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि जो अडल्टरर है वो उनका ही स्पाउस है. ठीक है. तो उसमें कंसेंट नहीं होती, तो उसमें वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं माना जाएगा. और किसके साथ होगा, आउट ऑफ द वेडलॉक, स्पाउस नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर अडल्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाता है. कल हम करेंगे, कल या जब भी हमें टाइम मिलेगा तब हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट करेंगे 1A क्लोज, इसका क्लोज 1A करेंगे. इसमें क्या है, आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रुएलिटी. हम क्या करेंगे, क्रुएलिटी करेंगे कल. ठीक है. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू द अडल्ट्री nicely. Bye bye. Thank you.